नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर। आपको बता दें कि देश दुनिया इस वक्त वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही है, जिसको लेकर कई देशों में लॉकडाउन भी लगाया हुआ है। लॉकडाउन लगाने वाले देशों में भारत भी शामिल है और ऐसे में लॉकडाउन के चलते दुनिया भर की अर्थव्यवस्था बेहद खराब हो गई है। कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं, जिसको लेकर पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग के लिए अगले हफ्ते होने वाली बैठक में यह उम्मीद की जा रही है कि कोविड-19 की महामारी से पैदा हुए आर्थिक संकट पर जरूर बात होगी। इस बैठक में फोकस इस बात पर रहेगा कि महामारी खत्म होने के बाद अर्थव्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों में पर्यावरण का संतुलन कैसे साधा जाए। 2 दिनों तक चलने वाली इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में 30 देशों के पर्यावरण मंत्री ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की दिशा में बात करेंगे। इसमें आर्थिक संकट को सुलझाने के लिए जिन विकल्पों पर भी बात होगी, उनमें जलवायु परिवर्तन का सवाल जरूर शामिल किया जाना चाहिए। इस मसले पर कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि उसे कोरोना वायरस की महामारी का मुकाबला करना है, ताकि जब जिंदगी पटरी पर आए तो उसमें पर्यावरण का भी ख्याल रखा जा सके, जिसमें कोई पीछे ना छूटे। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग पर सभी देश मिलकर इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे सपनों को जमीन पर साकार किया जाता है। तो मैं आपको बता दें कि इस समय पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है और सबका ध्यान कोरोना महामारी से निपटने की ओर तो है ही, लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या यहां पर उत्पन्न हुई है लॉकडाउन के चलते कि अर्थव्यवस्था लगभग हर देश की पटरी से उतर चुकी है। और अब कोरोना से तो हमें निपटना ही है, लेकिन कोरोना काल के निपटने के बाद क्या कुछ हमारी अर्थव्यवस्था का हाल होगा, कैसे हर देश अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को वापस उसी दशा और दिशा की ओर ले जा पाएगा, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ जिस वजह से, यानी कि कोरोना महामारी की वजह से और लॉकडाउन की वजह से जलवायु में जो परिवर्तन आया है, जो सार्थक परिवर्तन आया है, उसको कैसे बरकरार रखा जाए, ये 2 सवाल इस समय लगभग हर देश के राष्ट्राध्यक्षों के मन में गूंज रहे हैं। और इस ओर प्रयास भी शुरू हो चुके हैं कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को कोरोना काल के बाद में वापस पटरी पर लाए और जलवायु में जो परिवर्तन हुआ है, जो सार्थक परिवर्तन हुआ है, उसको इसी तरह कायम रखे। क्योंकि देखने वाली बात यह है कि जलवायु परिवर्तन की अगर हम बात करें तो हर साल करोड़ों अरबों रुपए जलवायु को ठीक करने के लिए लगाए जाते हैं। पिछले साल नवंबर में भी इसी को लेकर एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जिसमें जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों और इससे कैसे निपटा जाए इसके ऊपर विस्तार से चर्चा हुई थी। लेकिन कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन जो लगाया गया है, उस वजह से बहुत ही सार्थक एक स्वरूप निकल कर आया है जलवायु परिवर्तन का, जिसमें एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा और हमारी जलवायु शुद्ध हो चुकी है, हमारे नदियों के जल शुद्ध हो चुके हैं। और अगर पर्यावरण के अंदर पॉल्यूशन का जो स्तर जो मापा जाता है वो बेहद ही निचले स्तर पर आ चुका है। वह इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पवन धवन जी जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। पवन जी, जिस प्रकार से पता ही है कि इस समय पूरा विश्व कोरोना संकट से जूझ रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक और चीज से इस समय पूरा विश्व जूझ रहा है, भारत जूझ रहा है, वो है अर्थव्यवस्था। जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था एकदम से पटरी से उतर चुकी है, क्योंकि अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें, वैश्विक स्तर से हम कंपैरिजन करें तो भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति ज्यादा अच्छी भी नहीं कह सकते थे। लेकिन अब न सिर्फ विश्व की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है और इसके अंदर भारत भी शामिल है। तो प्रश्न सबसे बड़ा यह है कि कोरोना संकट से जूझते हुए और इससे निपटने के बाद में हमारी अर्थव्यवस्था की क्या कुछ दशा और दिशा रहेगी? देखिए,
मेरा ये मानना है, और जैसा सारे एक्सपर्ट्स कह भी रहे हैं जी कि जो ये हेल्थ के चैलेंजेस, कोरोना का चैलेंज तो है ही है, जी और ये जो समस्या है ये शायद वर्ल्ड वॉर 2 से ज्यादा गंभीर है। जी और मुझको लगता है कि चूंकि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी रहा है पीछे, और हम हिंदुस्तान के संदर्भ में इसको देखें तो ये अनफॉर्चुनेटली ही कहेंगे, लेकिन फिर भी एक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के सामने आ रही है कि हम कैसे अपने को एक इकोनॉमिकली एक ग्लोबल लीडर इस्टेब्लिश कर पाए। जैसा हम देख रहे हैं कि आज विश्व की तमाम देश, तमाम डेवलप्ड इकोनॉमीज जो है, आज वो चाइना से अपने को अलग खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बार जब ये कोरोना का प्रकोप खत्म हो जाएगा, ये बीमारी पे कंट्रोल कर लिया जाएगा, इसके वैक्सीन डेवलप हो जाएंगे, जैसा उम्मीद की जा रही है कि अगले 2-4 महीने में स्थिति सामान्य हो जाएगी और अगले 1 साल तक हम इसकी वैक्सीन भी डेवलप कर लेंगे। उसके बाद मुझको लगता है कि चाइना विल बी आइसोलेटेड बाय ऑल मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड जी। और जब वो चाइना का आइसोलेशन होगा तो देयर वुड बी अ मेजर शिफ्ट इन द इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग बेसिस फ्रॉम आउट ऑफ चाइना जी। तो वो इमर्ज एज द बेस्ट डेस्टिनेशन, ये देखना होगा। और उसके लिए हमको लगता है कि हमारी सरकार को अभी से अपनी तैयारी करनी चाहिए, हमारी इंडस्ट्रीज को अभी से अपनी तैयारी करनी चाहिए हमको। और उसके लिए सबसे बेहद जरूरी ये है कि हम अपनी इंडस्ट्रीज को जो हमारे हिंदुस्तान में एक बॉटल नेक, सबसे बड़ा बॉटल नेक पिछले 70 साल से रहा है, 75 साल से रहा है, वो है रेड टेप का। जी। हमको रेड टेप हटा के आज रेड कारपेट बिछानी पड़ेगी जी। हमको बाहर के तमाम मैन्युफैक्चरिंग बेसिस को इंडिया में लाने के लिए तमाम सहूलियतें देनी पड़ेंगी। तमाम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो अभी तक एक नारा बना हुआ है, जो अभी तक एक स्लोगन बना हुआ है, हमको उस स्लोगन को जमीन पे लाना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट्स जो हैं, जो हमारे कंट्री की डेवलपमेंट को रिस्ट्रेन करते हैं, हम उन माइंडसेट्स को कैसे चेंज करें, कैसे हम इंडस्ट्रीज के साथ हैंड होल्डिंग करें, कैसे हम डिफरेंट मेजर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं उनको हम हिंदुस्तान में कैसे ला सकते हैं। और कैसे लाने में हमको ये देखना है कि हम उनसे क्या, गवर्नमेंट क्या रेवेन्यू पाएगी, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। हमें उनसे ये देखना पड़ेगा कि हम कैसे, अगर वो इंडिया में आते हैं तो इंडिया को इन टोटलिटी क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ लिविंग ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो केवल रेवेन्यू, केवल टैक्सेस और केवल रिसीट्स को ही कंसीडर नहीं करना पड़ेगा। इंडिया को आज हमें बाहर से आने वाले तमाम मैन्युफैक्चरिंग बेसिस को अगर वेलकम करना है तो हमको एक ग्रॉस कंपोजिट कॉल लेनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ अगर ये मैन्युफैक्चरिंग बेसिस डेवलप होते हैं तो उससे हमारी कंट्री में कितने जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, कितने एंसिलरीज हमारे डेवलप हो रहे हैं। एक ये टोटल सोल्यूशन हमको वर्कआउट करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल पवन जी, आपने सही कहा। और ये एक ऐसी बात नहीं है कि जैसे ही कोरोना संकट खत्म हुआ हम वापस से अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लिया। ये भी एक सतत एक प्रक्रिया है। और भारत की अगर हम बात करें तो हमारे जो केंद्र सरकार के विपक्ष में जितने भी लोग हैं और कई अर्थशास्त्री भी हैं, जो लगातार जो पीएम मोदी का जो सपना है वैश्विक स्तर पर भारत की आर्थिक स्थिति के हिसाब से भारत को एक उच्च स्तर पर लेकर आने का, वो सपना ऐसा लगता है कि इस कोरोना काल की वजह से थोड़ा और पीछे हो गया है। लेकिन जिस हिसाब से आपने बताया कि इस समय स्थिति भारत की कई देशों के मुकाबले काफी अच्छी है, क्योंकि चाइना से सबका मोहभंग हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज चाइना में क्यों मैन्युफैक्चरिंग बेसिस थे, बिकॉज ऑफ द चीप लेबर जी। और शायद अगर हम चीप लेबर को देखें तो चाइना के बाद अगर कोई अल्टरनेटिव है वर्ल्ड में तो वो इंडिया है जी। हमारे यहाँ आज भी जो है लेबर रेट काफी कम है, हमारे यहाँ भी कॉस्ट ऑफ लिविंग इज क्वाइट लो।
कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस आर क्वाइट लो। जी। तो मुझको लगता है कि ऐसी दशा में जो हमारे प्रधानमंत्री जी का मेक इन इंडिया का नारा है, आज ये भले ही इस कोरोना की बीमारी की वजह से ही हम माने, लेकिन किसी भी कारण से भी माने, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने, देश के सामने आई है और हम सबको मिलके अपने को इस ढंग से तैयार करना है कि हम कैसे उस अपॉर्चुनिटी को कैश कर ले। जी। और इसके लिए मुझको लगता है कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी सरकार का होगा इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज, इन टर्म्स ऑफ रेड टेप को हटा के हम कैसे रेड कारपेट बिछाएं, रेड कारपेट बिछाएं, हम सबका वेलकम करें, हम उनको भी कमाने का मौका दें, जिससे कि वो हमारे इस देश में एक प्रगति का एक कारण बने। जी बिल्कुल पवन जी, आपने सही कहा और ऐसा करना अब जरूरी भी हो गया। खैर पवन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा, स्टेट हेड उत्तर प्रदेश, जुड़ चुके हैं। शेखर आनंद त्रिवेदी, विशेष संवाददाता उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रसेन जी, आपके पास आऊंगा। शेखर, उससे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से अभी पवन जी भी बता रहे थे कि भारत की स्थिति तमाम देशों के मुकाबले काफी अच्छी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें भी हमारी अर्थव्यवस्था की जो पहले की स्थिति है उससे तो और बेहतर होना ही था, लेकिन कोरोना के चक्कर में जो और आर्थिक स्थिति हमारी नीचे गिरी है उससे भी निपटना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए और देशों का, तो हमारी स्थिति अच्छी है और चाइना से मोहभंग होता जा रहा है अन्य अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का। क्या कुछ कहना चाहेंगे शेखर? देखिए उमंग, जब इकोनॉमिक मोर्चे पर चर्चा होती है तो हमें इंडिया का एक बहुत बड़ा डिजास्टर याद रखना चाहिए। उस समय कोई मंदी नहीं थी, उस समय कोई ऐसी स्थिति नहीं थी दुनिया भर में। सत्यम नाम की एक कंपनी डूबी थी और उसको महिंद्रा ने टेक ओवर किया था। जी। वो पूरा मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा था, लेकिन अगर उसको आप अलग अलग परिप्रेक्ष्य में समीक्षा करेंगे तो ये समझ में आएगा कि इस समय दुनिया भर की इकोनॉमी जो है वो डूबी है। जी। सारे देश अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करेंगे, एक बार फिर से वो अपने गृह उद्योगों को, अपनी चीजों को वापस प्लेटफॉर्म पर लाना चाहेंगे और कहीं ना कहीं उनकी ईगो टकराएगी। जी। इस लिहाज से इंडिया के सामने ये एक बहुत बड़ा मौका होगा कि न सिर्फ वो दुनिया भर को आकर्षित कर सकता है, बल्कि जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनेंगे, जो लोग यहाँ पर अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, नए नए इन्वेंशंस करेंगे, उसको दुनिया एक्सेप्ट करेगी। इस बात को हमें समझने की जरूरत है और शायद इस समय अपनी ताकत को बचा करके और उस क्षेत्र में लगाने की आवश्यकता है। आप छोटा सा एक उदाहरण लीजिए कि अगर एक कोल्ड क्रीम बनती है, फर्ज कीजिए दुनिया की कोई कोल्ड क्रीम थी, वो बहुत बढ़िया थी, लेकिन आज की डेट में वो कंपनी धराशायी हो गई। अगर हिंदुस्तान में यहाँ का कोई मैन्युफैक्चरर उस चीज को बनाता है और ग्लोबली उसको मार्केट कर ले जाता है, जी, तो उसकी स्थिति दुनिया में अपने आप बड़ी हो जाएगी, क्योंकि थर्ड को वो चीज चाहिए होगी एक समय पे। इसी तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में आप इसको मान सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा इकोनॉमी का भारत को फायदा मिलने जा रहा है वो ये है कि इंडिया में 70% जो लोग हैं वो ज्यादातर कृषि पर आधारित हैं और अनाज एक ऐसी चीज है जिसकी दुनिया में हर किसी को जरूरत होगी। तो अंबानी अगर कॉर्पोरेट खेती करके अपनी मुनाफे में ला सकते हैं उस पूरे बिजनेस को, तो क्यों नहीं इस समय संगठित रूप से इस तरीके से चीजें को आगे बढ़ाया जाए कि जो भी छोटी छोटी चक हैं, जो भी छोटे छोटे किसान हैं, मजदूर हैं, उनको एकजुट करके और उस चीज को भले ही हमें संसाधन लगाने पड़े, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है उस तरह की, और वो चीजें आगे बढ़ जाए। तो ये सब ऐसे मोर्चे हैं जहां पर हमें सोचना होगा कि हाउ वी आर गोइंग टू डेवलप अवर कंट्री इन ए न्यू सेंस। जी, हमें नए तरीके से कैसे अपने देश को आगे बढ़ाना है, और इसमें हर चीज है। वो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हो सकती है, वो मेडिकल के क्षेत्र में हो सकती है, वो सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में हो सकती है, वो सेवाओं के क्षेत्र में हो सकती है। नौकरी के पीछे भागना ये एक हमारे देश की परिपाटी रही है कि हम सब लोग पढ़ लिख कर राजा बेटा बनकर के नौकरी तलाशने निकले। हमने कभी ये कोशिश नहीं की पिछले 40 सालों में कि हम और क्या कर सकते हैं। जिन्होंने की, आज टाटा, अंबानी, बजाज, इनके नाम से जाने जाते हैं हिंदुस्तान में। कुछ लोगों को उनके पैतृक कारोबार मिले, पारिवारिक कारोबार मिले, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको नए सिरे से। एक सवाल मेरा ये बनता है, जैसे अभी आपने कहा कि जो भारत की जो परिपाटी रही है, जो भारत का जो एक पारिवारिक ढांचा है, उसमें शुरू से नौकरियों पर जोर दिया गया है। जो बिजनेस क्षेत्र से आते हैं, जो कुछ हम मान सकते हैं जो शुरुआत से ही व्यवसाय के क्षेत्र में आते हैं, कई जातियां ऐसी हैं जो बिजनेस ही करती आ रही हैं, उनकी अगर बात ना करें तो हमेशा से यही कहा गया है
कि अच्छे से पढ़ो लिखो, अच्छी नौकरी मिलेगी, भले ही वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, लेकिन नौकरी नौकरी नौकरी, ये इतनी बुरी तरीके से हर भारतीय बच्चे के जनमानस में ये भर चुका है कि बिना नौकरी के तो आप सरवाइव ही नहीं कर सकते। और शायद यही वजह है कि स्टार्टअप इंडिया नाम से जो पीएम मोदी ने एक कैंपेन स्टार्ट करा था, वो शुरुआत में तो स्पीड पकड़ा, लेकिन धीरे धीरे अब उसकी भी स्पीड धीरे हो गई है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मैं आपको उमंग बताऊं कि पवन जी और बेहतर चीजें बताएंगे, लेकिन लखनऊ में ही अप्रॉन नाम की एक कंपनी होती थी जी। आप ये समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में उस कंपनी के बनाए हुए जो डायग्राम थे, उनके जो सर्किट थे, वो इतने ज्यादा पावरफुल थे कि दुनिया उसका उस समय लोहा मान रही थी। ये बात है 70-80 के दशक की जी। और हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी इतनी निकम्मी और भ्रष्ट है कि उसने उस पूरी कंपनी को डुबो करके रख दिया जी। और अप्रॉन जैसी बड़ी कंपनी बैठ गई एक दौर में आते आते, करोड़ों अरबों रुपए का उसके ऊपर कर्ज हो गया, सरकार उसको बंद करने की तैयारी में लग गई जी। सवाल इस बात का है कि हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत सिर्फ इस बात की है कि क्या वाकई हमारे देश में ऐसे लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारी है देश को आगे बढ़ाने की, वो प्रशासनिक पदों पर बैठे हैं, वो इस चीज को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। आप पीपीई किटों का मामला देख लीजिए, लोगों ने घर में मास्क और पीपीई किटें तैयार करना शुरू कर दिया, लेकिन सप्लाई किसकी की गई? सप्लाई एक विदेशी कंपनी के जरिए आयात किया गया। पीपी किटों की मैं बात कर रहा हूं जी। जो प्रोटेक्शन किटें थी, और उसके बाद उस कंपनी का जो माल आया वो निहायत घटिया था और अधिकारियों ने उसको पास कर दिया। जिस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसकी शिकायत की थी, जिस तरीके से चिट्ठी लीक हुई, अब उसकी जांच बिठाई जा रही है कि साहब चिट्ठी कैसे लीक हुई। तो ये जो परिपाटी, और कौन है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम 11 जो है, उसमें सारे प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं, एक भी आदमी डॉक्टर नहीं है उसमें। वो उनकी जो 11-11 की टीमें हैं उसमें भले डॉक्टर हो, मतलब फर्स्ट लेयर में अगर आप उस विषय से जुड़े हुए विशेषज्ञों को नहीं शामिल करेंगे तो हमेशा हिंदुस्तान में किसी भी क्षेत्र में ये स्थिति बननी ही बननी है। लिहाजा सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी को बहुत मजबूत डंडे से हाँकना पड़ेगा, उठक बैठक लगवानी पड़ेगी। जैसे वो इंदौर की हमने तस्वीरें देखी थी कि पोर्शे, मतलब करोड़ों रुपए की गाड़ी से वो आदमी निकला, लड़का निकला, लेकिन क्या फर्क पड़ता है उसको? एक 12,000 8,000 रुपए की नौकरी करने वाले कांस्टेबल ने उठक बैठक करवा दी सड़क पे जी। तो ये स्थिति जब तक इस देश में नहीं बनेगी तब तक सुधरने वाली स्थितियां नहीं होंगी। कोई प्रतिभा की कमी नहीं है, कोई लोगों की कमी नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने आप देखिए कहा 15 लाख मजदूर जो हमारे आ रहे हैं हम उनको रोजगार देंगे। अरे काम है, सरकार के पास पैसा है, तभी वो कह रहे हैं इस बात को डंके की चोट पर। लेकिन जिनके मार्फत ये चीज होनी है वो अपनी जगह पर अगर ईमानदार होंगे तो इस देश का आने वाला कल आप यकीन मानिए कि इतने सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा जिसकी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। बिल्कुल शेखर, आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर किसी खास पार्टी की बात ना भी करें तो ब्यूरोक्रेसी एक बहुत बड़ा रोल निभाती है किसी भी देश को आगे ले जाने में और किसी भी देश को पीछे ले जाने में। चंद्रसेन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंद्रसेन जी, जिस प्रकार से अभी पवन जी ने भी बताया, शेखर ने भी बताया कि अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है भारत, और न सिर्फ भारत बल्कि पूरा विश्व इस समय अच्छी आर्थिक स्थिति पाने के लिए जूझ रहा है, और साथ ही साथ कोरोना संकट तो है ही। लेकिन जब कोरोना संकट निपट जाएगा, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जो आर्थिक विशेषज्ञ हमारे साथ में हैं, उनके प्रयासों से हमने अभी से अपने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। लेकिन जैसा कि शेखर ने बताया था कि एक नौकरी वाली जो चीज हर भारतीय के दिमाग में कूट कूट के भर दी जाती है, कहीं ना कहीं उसका नुकसान तो होता ही है। क्या चंद्रसेन जी आपको लगता है, जलवायु परिवर्तन पे भी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि स्टार्टअप इंडिया नाम से जो एक कैंपेन शुरू हुआ था, उसमें यह कहा गया था कि हर नौजवान जिसके पास में स्किल है, लेकिन अगर वो चाहे तो स्टार्टअप इंडिया से अपना एक छोटा मोटा व्यापार वो शुरू कर सकता है। लेकिन चंद्रसेन जी, क्या आपको लगता है कि ये जो नौकरी वाली भावना है, यही इस कैंपेन के सामने एक दीवार बनकर खड़ी हो चुकी है? बिल्कुल सही उमंग, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसा शेखर जी भी कह रहे थे कि हमारी जब हम बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि पढ़ लिख करके और नौकरी करोगे जी और आगे बढ़ोगे, तो ये शुरुआती दौर से जो हमारे मन में चीजें डाल दी जाती है वो हमें पूरे जीवन तक हम उसको आत्मसात करते हैं जी। अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो ये लगता है कि ये नौकरी पढ़ लिख नहीं पाया, आगे बढ़ नहीं पाया, इसलिए ये नौकरी की बात कर रहा है और बिजनेस को उस तरीके से नहीं लेते। जबकि आज आप देख रहे हैं कि पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है और कितने करोड़ों लोगों की नौकरियां खतरे में है। वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, लेकिन वो कितने समय उमंग होगा, उसकी भी एक टाइम लिमिट है। कारण ये है कि गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप लगातार तनख्वाहें देंगे, किसी की नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन ये कितने समय तक वो कंपनियां इस बोझ को उठा पाएंगी
और नौकरी का अस्तित्व हमेशा खतरे में रहता है, वो हमेशा एक रिस्क मोड पे रहता है। किसी समय पर भी ये कहा जा सकता है कि साहब अपना अपना हिसाब कर लीजिए। इसलिए बिल्कुल बिल्कुल सही शुरुआत थी भारत में कि स्टार्टअप के दौरान कुछ ऐसे बिजनेस कराए जाएं जो उनके अपने हो, जिसमें दिन रात मेहनत करके वो आगे बढ़े। और ये जो कोरोना की जो लड़ाई है ये पूरे विश्व की है और इसके लिए सारे देश एक साथ खड़े हुए हैं। कोरोना की जंग के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत समेत 188 देशों के समर्थन वाले प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी है कि सारे देश एक हो गए कि समाज और अर्थव्यवस्था को भीषण खतरा है इस समय, उससे निपटना बहुत जरूरी है। क्योंकि लगभग देखिए संक्रमित लोगों की संख्या लगभग 10 लाख के आसपास और ज्यादा ही पहुंच चुकी है जी। तो इससे पूरा नुकसान जो आने वाले समय में होगा, देखिए जिस तरीके से कोरोना धीमे धीमे गायब हो रहा है या जा रहा है दूसरे देशों में, निश्चित तौर से भारत से भी एक समय में वो जाएगा। लेकिन ये जो अर्थव्यवस्था की दिक्कत है ये बहुत ज्यादा आने वाले समय में बहुत ज्यादा असर डालेगी भारत पर भी और दूसरे देशों पर भी। सुमन जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने सही कहा और जरूरत है इस समय हमें उन तमाम अन्य विकल्पों की तलाश करने की जिस वजह से हमारी आर्थिक स्थिति को हम और अच्छा कर सकें। पवन जी, आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं ये जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से शेखर ने भी बताया कि जो नौकरी वाली बात, क्योंकि अब बार बार जो नौकरी वाली बात है यही घूम फिर कर आती है। बचपन से जो हमें सिखाया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, उसके मूल केंद्र में हमेशा एक यही भावना होती है। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा पवन जी, एक जिस प्रकार से अगर हम एफएमसीजी सेक्टर की हम बात करें तो भले ही हमने अपने जीवन काल में लगभग 2 से 3 आर्थिक मंदियां देख चुके हैं हम, और हर उस आर्थिक मंदी में एफएमसीजी जो सेक्टर है वो कभी भी नहीं डूबा, क्योंकि जाहिर सी बात है कितनी भी स्थिति खराब हो जाए आदमी खाना पीना नहाना धोना कभी नहीं भूलेगा, ना वो छोड़ सकता है। तो क्या आप मानते हैं कि जो एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात होती है, कभी ना कभी हर एक एरा में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात जरूर होती है, और इस समय भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो क्या आपको लगता है कि अब वो समय आ गया है कि लोगों को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भी एक ऑप्शन के रूप में या एक अच्छे विकल्प के रूप में ले लेना चाहिए? देखिए, आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं जी, तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है, और खासतौर से हिंदुस्तान जो एक कंजम्पशन बेस्ड कंट्री है, यहाँ पे कंजम्पशन इज द एसेंस जी। लेकिन उससे पहले मैं और बात करना चाहूंगा कि देखिए, जैसा शेखर ने कहा था कि हमारे 70% पॉपुलेशन की आजीविका खेती पर आधारित है जी। ये एक हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और अगर हम ये देखें तो हमारे जो कोविड के केसेस हैं, जहां हमारा ये कोविड का इम्पैक्ट हुआ है वो अर्बन पॉपुलेशन में हुआ है, अर्बन एरियाज में हुआ है, मेट्रोपॉलिटन्स में हुआ है। हमारी रूरल एरियाज आज भी कोविड से बहुत ही नेग्लिजिबल इम्पैक्टेड है। तो मुझको लगता है कि जब हमारी 70% आबादी कृषि पे आधारित है तो मुझको लगता है कि उनके जनजीवन पर बहुत ही निम्न स्तर का इम्पैक्ट आया होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो और जैसा कि हम लोगों ने ये देखा कि 20 अप्रैल के बाद से लगातार जो सरकार ने निर्णय लिए हैं उसमें खेती और किसानों को विशेष रियायतें दी हैं, उनको सपोर्ट दिया है। जो ये समय कटाई का था वो कटाई का काम हो चुका है, और मुझको लगता है कि जिस ढंग से रिपोर्ट्स आ रही हैं, इस बार देश में एक रिकॉर्ड स्तर का गेहूं का प्रोड्यूस होगा, खाद्यान्नों का उत्पादन होगा। तो ये हमारे देश की स्ट्रेंथ है। अब हम आते हैं कि हमारी सरकारों को क्या करना चाहिए। देखिए, मैं ये मानता हूं कि पिछले कई सालों से हम लोग ने हमारी सरकारों ने फिजिकल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट को फॉलो किया था, जिसमें कि हम लोग 3.5 से 4% के फिजिकल डेफिसिट को ही लेकर चल रहे थे, और उसी के हिसाब से नोट करेंसी प्रिंटिंग हो रही थी। लेकिन आज सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो समय आ गया है, वो अपॉर्चुनिटी है। जिस ढंग से बिजनेसेस बंद हुए हैं, जिस ढंग से एक तरह से प्रगति का चक्का जाम हो गया है, सरकार को इन सब चीजों को दोबारा शुरुआत करने के लिए, विदेश से मैन्युफैक्चरिंग बेसिस यहाँ पर लाने के लिए वो फिजिकल डेफिसिट का 3 से 4% का जो कैप लगाया हुआ है वो हटा देना चाहिए। लिक्विडिटी मार्केट में फ्लो कर देनी चाहिए।
जिससे कि हर छोटे से छोटा आदमी अपने अपने व्यवसाय को, अपने रोजगार को, अपने इंडस्ट्री को रिवाइव कर सके। उसका रिवाइवल शायद आज बहुत इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट के फिजिकल डिसिप्लिन की। तो मुझको लगता है कि आने वाले 2 साल 3 साल के लिए भारत सरकार को भी अपने इस फिजिकल डिसिप्लिन को एक ताक पर रख देना चाहिए और विराट कोहली की तरह फुल बैटिंग करनी चाहिए फ्रंट फुट पे आके, जिससे कि जो ये एक अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान के सामने आई है, हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को कैच कर सके और जो हर भारतीय का सपना इस भारत सरकार में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हर हिंदुस्तानी का एक सपना है कि हम अपने देश को एक विश्व स्तर पर अग्रणी बनाएं। तो मुझको लगता है आज वो समय आया है, चाहे किस हालात में आया है उसको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सबको मिलकर इस अपॉर्चुनिटी को कैच करना चाहिए। सरकार को सहूलियतें देनी चाहिए। अब मैं आपको एक जैसा इन्होंने हमारे शेखर जी ने एक बात कही थी कि ब्यूरोक्रेसी की, मैं आपको बताऊं कि 2017 से जब से यूपी में सरकार है, सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास किए निवेश लाने के लिए, तमाम निवेश से रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेज आयोजित की। एक निवेश मित्र करके एक साइट भी खोली हुई है जिसमें कि आप कोई भी नया काम करना चाहते हैं, आप उसमें अपना प्रपोजल रजिस्टर कराइए। बट वास्तविकता ये है कि वहां पे रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आज भी एक इन्वेस्टर को, एक मैन्युफैक्चरर को, एक एस्पायरेंट इंडस्ट्रियलिस्ट को उसी तरह दर ठोकरें खानी पड़ती हैं जो पहले थी। तो केवल एक पोर्टल ले आने से चीजें नहीं बदलती हैं, काम करने वाले लोगों की मानसिकता बदलनी चाहिए। उन लोगों को, इंडस्ट्रीज को हैंड होल्डिंग करनी चाहिए, बजाय इसके कि उनसे चीजें मांगे। हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको इंडस्ट्रीज को हैंड होल्डिंग करनी चाहिए, उनको सपोर्ट देना चाहिए। तो ये एक मानसिकता में बदलाव जरूरी है और मुझको लगता है इस बदलाव के माध्यम से ही हम अपनी इस अपॉर्चुनिटी को कैच कर सकते हैं। और जहां तक आपका कहना है कि कंजम्पशन की थ्योरी जो है वो अच्छी है, तो मुझको लगता है आज समय बदल चुका है। मैं अपना रिकॉल करूं तो जो ये जब से ये लॉकडाउन हुआ है, उस लॉकडाउन में सबसे पहला मेजर एक्सपेंडिचर जो मैंने वो किया वो उसका पेमेंट गया जियो को जी। जब मैंने पूरा साल भर का सब्सक्रिप्शन अपना रिन्यू किया। क्यों? क्योंकि हम लोग लॉकडाउन में रहेंगे, हमें ज्यादा डेटा की जरूरत है। वहीं से मेरे मन में आया कि यस, डेटा विल बी द एसेंस ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर डेवलपमेंट में ये डेटा किस ढंग से आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा, आपको ये जानने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है। तो मुझको लगता है कि यहाँ से अगर हम देखेंगे तो टेक्नोलॉजी और डेटा, जैसे सन 2000 में एक Y2K का बूम आया था जी, आज 2020 में एक टेक्नोलॉजी री इन्वेंट हो रही है, री एनर्जाइज हो रही है। आज डेटा के जरिए, डेटा सेलिंग के जरिए अभी हमने देखा कि कैसे फेसबुक ने जियो में अपनी हिस्सेदारी ली है और उनके क्या प्लान्स हैं। मुझको लगता है कि आने वाला भविष्य डेटा का होगा। आज चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे हम रिटेल की बात करें, चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, इस डेटा ने हमारी दूरियों को जिस ढंग से कम किया है, हमारे प्रोसेसेस को जितना कन्वीनियंट किया है, आज हम हर कुछ के बिना चल सकते हैं, लेकिन शायद डेटा के बिना हमारा जीवन आने वाला समय थोड़ा सा कठिन होगा। तो बिल्कुल पवन जी, आपने सही कहा कि डेटा एक ऐसी चीज है जो इस युग में ही नहीं बल्कि आने वाले युग में भी या आने वाले कुछ और समय में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपना हिस्सा जरूर निभाएगा और अभी भी निभा रहा है। लॉकडाउन है, लोग अपने अपने घरों में हैं, कई बिजनेस, कई स्कूल, कॉलेजेस, कई ऑफिसेज अभी भी इसी डेटा के दम पे ऑनलाइन चल रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम का मतलब ही यही है कि आप ऑनलाइन अपने घर से आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल पवन जी, समय अब इजाजत नहीं देता है, आप लोग इस चर्चा में शामिल हुए। पवन जी, शेखर और चंद्रसेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त हो चला है कि इस चर्चा में छोटे से ब्रेक के बाद रुक करेंगे एक और चर्चा की ओर।